बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSIT 4th। सब्जेक्ट तो आप लोगों को मालूम होगा ना कि क्या है हमारा। अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि ये सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है FCFS, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? CPU स्केजुलिंग की बात की थी। उसी में ही पे बताया था कि दो तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो फर्स्टली हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि क्या है नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर। अब आप लोग ये पूछें कि नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप लोग भी थोड़ी स्टडी कर लें। सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी एल्गोरिदम, चाहे वो FCS है, चाहे वो SJF है या राउंड रॉबिन है, कोई भी है, तो आइडिया यही होता है कि जब मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास हों तो हम डिसीजन कैसे लें, या इन केस अगर एक प्रोसेस भी है तो उसे कैसे स्केड्यूल करेंगे। सिंपलेस्ट स्केड्यूलर जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो क्या हैं? असाइन करते हैं प्रोसेस CPU को जो कि पहले अराइव होता है। तो इसका सिंपलेस्ट आइडिया क्या है कि अब अराइव फर्स्ट को मैंने क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर दिया। तो मतलब जो मेन क्राइटेरिया है FCFS का वो क्या है? अराइवल टाइम और जो इसका मोड है, यानी कि जो इसकी नेचर है, मोड कह दूँ या नेचर कह दूँ, वो क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। अब जो मैंने बात की कि ये असाइन करता है CPU प्रोसेस को जो कि पहले अराइव होता है, तो इसके लिए सिंपल बात ये भी हम कह सकते हैं जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो जब भी आप देखें कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हैं तो आपने क्या करना है? उनका अराइवल टाइम देखना है, ठीक है। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा, इसका मतलब है कि वो ही प्रोसेस पहले आया था और उसी को हम पहले स्केड्यूल करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। और इजीली इम्प्लीमेंटेड होता है। कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? फर्स्ट कम लास्ट आउट। यही है ना कि जो पहले आता है वो क्या होता है? सबसे आखिर में उसको पॉपअप किया जाता है। जबकि दूसरा हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था क्यू में क्या था? जो पहले आएगा वो ही पहले
जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने बिल वाली एग्जांपल ली थी कि बैंक की जो लाइन है उसमें जो पहले बंदा खड़ा है वही पहले बिल जमा करवाएगा और जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे FCFS को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे प्रोसेस आईडी, उसके बाद हम लोग लेंगे अराइवल टाइम, देन हम लोग लेंगे बस टाइम। अब आप लोग अराइवल टाइम की बात करें या बस टाइम की बात करें या टर्न अराउंड टाइम, डिफरेंट हम लोगों ने CPU स्केजुलिंग के लिए टाइम यूनिट्स को पढ़ा था कि अराइवल टाइम क्या है, बस टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास 5 डिफरेंट प्रोसेस हैं, उसको मैं नाम दे देती हूँ P1, P2, P3, P4 एंड P5। इनके लिए अराइवल टाइम में करती हूँ कि P1 आया मेरे पास 3 पे, और इसका जो बस टाइम है जितना इसने अपना टाइम CPU पे लिया वो क्या है 4 कर देती हूँ। इसी तरह P2 के लिए बात करें तो P2 को मैं कहती हूँ कि अराइवल टाइम इसका 5 था और इसका जो बस टाइम है वो क्या है 3। अब P3 अगर बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि ये आया है 0 पे, मतलब इसका अराइवल टाइम क्या है 0, और इसका जो बस टाइम है वो क्या है 2। इसी तरह मैं बात करूँ P4 की तो कह देती हूँ मैं ये आया था 6 पे। तो क्या इसका मैं कह देती हूँ कि इसका जो बस टाइम था वो है 1। और इसी तरह अगर मैं P5 की बात करूँ तो ये आया था मेरे पास 4 पे और इसका बस टाइम मैं कह देती हूँ 3 है। तो अब देखते हैं कि हम लोग इस पे FCFS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग किसकी बेस पे FCS में काम करेंगे, अराइवल टाइम की बेस पे। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा इसका मतलब है कि वो ही सबसे पहले आया। अच्छा, किसी भी स्केजुलिंग एल्गोरिदम या किसी भी स्केजुलिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है जो हमें बनानी पड़ती है उसको कहते हैं गैंट चार्ट। मतलब टाइम के साथ साथ हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, अपने प्रोसेस को देखेंगे कि जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है उसको पहले डाल देंगे, देन उसके बाद कैलकुलेट करते जाएंगे और हम लोग टाइम को आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए आप अराइवल टाइम देखेंगे, ये तो बात आप लोगों को पता चल ही है ना। लेकिन अब जिस तरह ये P1, P2, P3, P4, P5 ऐसा सीक्वेंस में मैंने प्रोसेस आईडी लिखी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले प्रोसेस पड़ा है टेबल में तो वही आपने डाल देना है, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ अराइवल टाइम पे फोकस करना है। अब इसमें से सबसे कम क्या है 0 अराइवल टाइम सबसे कम है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक गैंट चार्ट, अगर आप लोगों का ये गैंट चार्ट सही बन गया तो मतलब आप लोगों का न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है, ये स्केजुलिंग का प्रॉब्लम, ये क्या है बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप लोगों का काम आसान हो गया। लेकिन अगर इसको बनाते वक्त आप लोग कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो आपका पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P3 का, और मैं गैंट चार्ट स्टार्ट कर रही हूँ 0 से। ठीक है, अराइवल टाइम इसका क्या है P3 का 0, तो मतलब सबसे पहले CPU पे क्या आ जाएगा P3।
ठीक। और ये इसका बर्स्ट टाइम देखो तो ये कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तक इसको लेके जाएंगे, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक CPU किसके पास है, P3 के पास है। अच्छा, P3 का तो हो गया। अब आप इस टेबल में देखें तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका अराइवल टाइम क्या हो, 2 हो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट अराइवल टाइम जो सबसे कम है इसके बाद 0 के बाद वो क्या है, 3 है। तो अब क्या होगा, 2 पे तो कोई भी नहीं है, तो 2 से लेकर 3 तक इस टाइम के दौरान क्या होगा, CPU आइडल रहेगा, मतलब इसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 3 पे हमारे पास क्या मौजूद है, P1 मौजूद है। तो CPU किसको साइन हो जाएगा, P1 को। अब देखें यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती है। अब 3 पे मैंने CPU साइन कर दिया P1 को, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 4 है। तो अब इसको कैसे आप करेंगे, जब भी आपने ये करना होगा तो इस 3 को अराइवल टाइम को ऐड करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने CPU को असाइन किया है प्रोसेस को, देन इसमें आप क्या कर देंगे, उसका बर्स्ट टाइम ऐड कर देंगे। 3 + 4 = अब क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे मेरे पास CPU कब तक P1 के पास रहेगा, जब तक टाइम 7 नहीं आ जाता। ठीक है, अब 7 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि P1 हमारे पास सिस्टम से कब बाहर जा रहा है, टाइम 7 पे। अब देखिए जब हम टाइम 7 पे पहुंच चुके हैं तो हमारे पास कितने प्रोसेस हैं जो कि आ चुके हैं, मतलब 7 से पहले आ चुके हैं। तो हम लोग अगर देखें, ये तो P1 तो हमारे पास चला गया ना, P2 भी आ रहा है, P4 भी आ रहा है और P5 भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस पे FCFS में कोई भी प्रायोरिटी बेस नहीं है। अगर प्रायोरिटी बेस होता तो ये हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव में आता ही नहीं। जो इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया है, क्या है, अराइवल टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले प्रोसेस आया उसको पहले हम लोग CPU असाइन कर देंगे। तो अब इस टेबल में अगर देखें तो सबसे कम अराइवल टाइम अब किसका आ रहा है, P5 का। तो हम लोग CPU किसको असाइन कर देंगे, P5 को। अब इसका बर्स्ट टाइम देखना है। P5 का बर्स्ट टाइम क्या है, 3। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद मतलब ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P2 का। तो CPU किसको साइन हो जाएगा, P2 को। अब P2 पे जब आए तो इसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13। इसके बाद ये भी मतलब हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या बचता है, P4 जब असाइन हुआ तो उसका हम लोग देखें बर्स्ट टाइम क्या है, 1। तो 13 + 1 क्या हो जाएगा, 14। तो ये आपका क्या हो गया, गैंट चार्ट बन गया है। अब ये कम्प्लीटली करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है करेक्टली। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, अब जब हमारा ये चार्ट बन जाता है उसके बाद हमने कुछ टाइम्स निकालने होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एवरेज टाइम और बर्स्ट टाइम तो गिवन है, लेकिन अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकाल देते हैं, वेटिंग टाइम निकाल देते हैं, रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में उसको निकालना या उसको फाइंड करना इतना नेसेसरी नहीं है, इतना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि वो और वेटिंग टाइम दोनों ही सेम आएगा। हाँ, अगर हमारे पास प्रीएम्प्टिव केस आ जाता है, जैसा राउंड रॉबिन है, ये SJF है, ये आ गए हमारे पास, तो उसमें हम लोग रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे क्योंकि वो डिफरेंट होगा उस केस के अंदर, वो प्रायोरिटी बेस होते हैं इस वजह से। अब टाइम वैल्यूज निकालनी है इन प्रोसेस के लिए, तो फर्स्टली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे,
TAT का मतलब है टर्न अराउंड टाइम। पहले ये निकालेंगे, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम वैसे होता क्या है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। CT फॉर completion time and AT for arrival time। देन हमने एक ये टाइम निकालना है, उसके बाद मैंने आपको दूसरा टाइम क्या बोला है, वेटिंग टाइम में निकालती हूँ। अब वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, वेटिंग टाइम से मुराद क्या है कि सीपीयू ने कितना वेट किया, सॉरी सीपीयू कह रही हूँ, प्रोसेस ने कितना वेट किया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम लेंगे और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, बर्स्ट टाइम को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम। अब यहाँ पे मैं टेबल को दोबारा बना लेती हूँ ताकि एक ही टेबल के अंदर आपके पास टर्न अराउंड टाइम भी आ जाए और वेटिंग टाइम भी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, प्रोसेस आईडी है, PID इसको मैं मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद क्या था, अराइवल टाइम था, देन क्या था, बर्स्ट टाइम। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम। और टर्न अराउंड टाइम का मैंने फार्मूला आप लोगों को बता दिया है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या था, 3, 5, 0, 6, 4, 4, 3, 2, 1, 3। तो अब हम इस टेबल को भी साथ साथ देखते हैं और इस गैंट चार्ट को भी देखते हैं। P1 के लिए देखें तो क्या था हमारे पास, कंप्लीशन टाइम 7। तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस अराइवल टाइम क्या था इसका 3, तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह P2 के लिए देखें तो P2 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या था 13, और माइनस करेंगे क्या अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या था 5, तो क्या आ जाएगा 8। मतलब P1 ने कितनी यूनिट्स ली CPU के लिए, 4 यूनिट्स ली थी, और P2 ने कितनी यूनिट्स ली, 8 यूनिट्स। अब P3 की बारी है, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या था 2, और उसका अराइवल टाइम क्या था 0, तो मतलब उसने कितनी यूनिट्स ली CPU की, 2 यूनिट्स ली। इसी तरह P4 की बात करते हैं तो P4 का जो कंप्लीशन टाइम था वो क्या था 14, और उसका अराइवल टाइम क्या था 6, तो कितनी यूनिट्स ली 8 यूनिट्स। इसी तरह P5 की बात करें तो P5 का कंप्लीशन टाइम क्या था 10, और उसका अराइवल टाइम 4, तो कितनी यूनिट्स ली 6 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम सब प्रोसेस का आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वेटिंग टाइम लेना है। WT स्टैंड्स फॉर वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम में से क्या कर देना है, बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है। तो अब हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या है P1 के लिए 4, और बर्स्ट टाइम क्या था 4, तो इसका वेटिंग टाइम क्या है, कितना वेट करना पड़ा P1 को 0।
अब P2 की बारी है। P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या था 8 और उसका बर्स्ट टाइम क्या था 3। तो कितना वेट करना पड़ा 5 मिनट्स उसको वेट करना पड़ा। उसके बाद P3 की बारी है तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या था 2 और बर्स्ट टाइम 2। तो कितना वेट करना पड़ा कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। इस तरह P4 की बारी है तो टर्न अराउंड टाइम क्या था 8 और बर्स्ट टाइम 1। तो कितना वेट करना पड़ा 7 यूनिट्स वेट करना पड़ा। इसी तरह P5 की बात करें तो इसका टर्न अराउंड कितना था 6 और वेट कितना पड़ा और बर्स्ट टाइम क्या था 3। कितना वेट करना पड़ा 3 यूनिट्स वेट करना पड़ा है। ये तो आपके पास आ गया टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। अब अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम मालूम करें या फिर एवरेज वेटिंग टाइम मालूम करें तो वो आप लोग कैसे करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए सम ऑफ ऑल टर्न अराउंड टाइम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जितने भी हैं उन पे कर देना है। तो उसके लिए मैं n ले लेती हूँ। तो मैं अगर सबका सम करूँ तो 4 + 8 + 2 + 8 + 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं मेरे पास 1 2 3 4 5। तो 5 पे मैं इसको क्या कर दूँगी डिवाइड कर दूँगी 816 16 + 4 20 26 27 28 28 डिवाइडेड बाय 5। हाँ टर्न अराउंड टाइम को हमने ऐड किया उसकी एवरेज मालूम करने के लिए तो 28 आया। तो उसको किस नंबर ऑफ प्रोसेस मेरे पास क्या थे 5 थे उस पर डिवाइड किया तो टोटल जो एवरेज आ गई है वो मेरे पास क्या है 5.6। अब इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम की। तो उसमें भी सिंपल यही करना है कि जितना आपके पास वेटिंग टाइम आया है तमाम प्रोसेस का उनको हमने ऐड करना है और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो 0 + 5 + 0 + 7 + 3 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3।